हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो इंटरनल एनवायरमेंट की किस तरह से जो है एनालिसिस की जाती है ये सब हम देखेंगे। इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ ए कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन इट्स रिसोर्स। तो किसी भी कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं और जो असेट्स है उससे उसका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इन्वायरमेंटल जो उसका इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो स्टडी किया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों से इसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या क्लासीफाई होगा, किस तरह से इसको स्टडी किया जाएगा। तो एक आ जाएगा इसमें हमारा फिजिकल रिसोर्स जैसे प्लांट और मशीनरी या टेक्नोलॉजी। दूसरा जगह फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियली कहाँ से है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, चीज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक असेट्स का जो पोजीशन किसके पास है, जैसे रॉ मटेरियल, लोकेशंस, एडवांटेजेस, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस। तो बाहर के जैसे सप्लायर है, कस्टमर्स है, तो उनके साथ किस तरह से आउटसाइड उनका किस तरह से आपके साथ नेटवर्क है। नेक्स्ट आ जाएगा इंटेंजिबल, जैसे ब्रांड इक्विटी, गुडविल, रेपुटेशन, वो किस तरीके से है। और ह्यूमन रिसोर्स का प्रोफाइल क्या है, कितनी स्किल्स है, कितनी उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंटल सॉरी इंटरनल इन्वायरमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ की जाएगी। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को इतनी सारी चीज़ों से क्लासीफाई किया जाएगा। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको अपने प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी को स्टडी करना होगा। आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स कितने हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस को अरेंज करने वाले, क्या आप बैंकों से लोन लेंगे, क्या आप बॉन्ड इशू करेंगे, क्या शेयर किस तरह से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके असेट्स क्या है, जैसे रॉ मटेरियल्स, बाकी चीज़ें किस तरह से आप अरेंज कर रहे हैं। नेटवर्क किस तरीके का है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आपके कितने कॉन्टैक्ट है, ठीक है। आपकी ब्रांड इमेज कितनी है, गुडविल कितना है, रेपुटेशन कितना है आपका मार्केट में। और आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके अंदर कितनी स्किल्स है, कितनी अंदर मैनेजरियल या कॉम्पिटेंसीज जो है, ये क्वालिटीज़ कितनी उनके अंदर है। तो ये सारे हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस में इसमें हो जाएंगे। इसके बाद आपका और इसमें दिया हुआ है देर आर सो मैनी टूल्स अवेलेबल। तो कई सारे टूल्स हैं जिससे आप इसको लेकर जो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है वो सेम चीज़ों को बार बार रिपीट इसमें किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन बोली है, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बोला है कि इंटरनल आपका जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है ये एक टूल है, मतलब ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस ये एक टूल है, ये एक तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं आप अपने सभी चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। कंपनी का ऑपरेशंस, इंटरनल गाइडलाइंस, मिशन, उन सबको आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू से आपको पता लग जाएगा कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कोई थ्रेट्स है तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये जो इंटरनल एनालिसिस की जा रही है तो ये मैंने इससे मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है, ये मैनेजमेंट का इनिशिएटिव है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कोई रिस्क या कोई अपॉर्चुनिटी अगर उसको है। मैनेजमेंट को कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके बिजनेस को किसी भी टाइप का रिस्क या अपॉर्चुनिटी है तो इंटरनल एनालिसिस करके वो उसको स्टडी कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, आपने अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनालिसिस की है तो इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाएंगे। देखिए यही लाइन बार बार लिखी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो मतलब जो स्वॉट एनालिसिस है ना, उसी की इसमें बात की गई। उनको उनके स्ट्रेंथ वीकनेस को स्टडी कर पाओगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स है उसको स्टडी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आता है इंटर एनालिसिस टूल्स। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप इंटर एनालिसिस करते हैं। तीन यहाँ पे दिए गए, एक आपका गैप एनालिसिस, दूसरा स्ट्रैटेजी और तीसरा आपका स्वॉट एनालिसिस। तो तीन चीज़ों से हम ऐसा करते हैं। गैप एनालिसिस क्या है, ये एक टूल है, इट इज़ अ टूल फॉर कंडक्टेड असेसमेंट दैट गिव ऑर्गेनाइजेशंस द एबिलिटी टू एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई इंटरनल वीकनेस एज वेल एज परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। तो इंटरनल कोई वीकनेस है, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी है, तो उसको असेस करने के लिए ये वाला गैप एनालिसिस का टूल इस्तेमाल किया जाता है। It is easier to come up with a series of steps to bridge the gap between serious scenario when you have a tool that you distinguish and comprehend the differences between that. It is very easy to understand and put into practice. मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई गैप क्रिएट हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट जो हमें चाहिए और जो चीज़ें हैं उनके बीच में कोई गैप क्रिएट हो रहा है तो उसको स्टडी किया जाएगा गैप एनालिसिस में। लेकिन अब ब्रिज द गैप बिटवीन वेरियस सिनेरियो, तो अलग अलग सिनेरियोज हैं तो उसके गैप को ब्रिज करने, उस गैप को भरने में जो है ये टूल आपकी जो है मदद करेगा। इससे आप जो है समझ पाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स किए जाने चाहिए। Second is strategy evaluations. The process of analyzing the outcome brought by the execution of strategy plan is। तो इसमें क्या होगा कि आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो जिससे आपको आउटकम मिलने वाला है, तो उस चीज की एनालिसिस की जाएगी हमारे स्ट्रैटेजी एवोल्यूशंस में। तीसरा है हमारा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में आपका आ जाएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है। तो एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ से आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज और टी से हो जाएगा थ्रेट। तो इसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल जनरली रहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, कौन से, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को एक साथ स्टडी कर पाएंगे स्वॉट एनालिसिस करके। और इसमें जो चार फैक्टर्स है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन चारों के बारे में आपको बताया गया। तो पहला इसका फैक्टर है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड वेल। तो आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ है, क्या एक पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर है, तो वो आपको स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे बोलते हैं ना, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, तो ये आप अपनी एज ए इंडिविजुअल बता रहे हैं। तो स्ट्रेंथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो इसमें उसको स्टडी किया जाएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसमें आप काफ़ी एक्सेलेंट है, आपके एक्सेलेंट एरियाज कौन से। जैसे कोई पर्सन क्या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, तो ये सब उसकी स्ट्रेंथ, ये उसके अच्छे पॉइंट है जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की भी स्ट्रेंथ है कि काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, क्या वहाँ के जो स्टाफ है वो काफ़ी वेल, मतलब काफ़ी जो है कॉम्पिटेंट है। तो ये उनकी पॉजिटिव चीज़ें आ जाएगी। तो पहला हो जाएगा स्ट्रेंथ। सेकेंड हो जाएगा वीकनेस। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत लेजी हूँ, अगर मैं सोता हूँ तो सुबह में जल्दी नहीं उठता, तो कुछ अपनी वीकनेस बताते हैं। ऐसे आपकी कंपनी भी की भी कुछ वीकनेस होगी, तो वो स्टडी करना। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द एरिया इन विच यू हैव टू इम्प्रूव। तो एक तो स्ट्रेंथ मतलब क्या आपकी अच्छी बात है, दूसरा क्या ऐसी बात है जिसमें आपको लगता है कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए। जैसे किसी को लगता होगा कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, या कुछ और उनको लगता है। तो वीकनेस मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये मेरा वीक पॉइंट है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है। तो मतलब उनको मालूम है कि इसमें मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको समझना होगा कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वीक पॉइंट है, तो आपका सेकंड हो जाएगा वीकनेस। तीसरा अपॉर्चुनिटी। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके लिए मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मैंने आपको इंटरनेट का एग्जांपल दिया, तो जब से ये जियो ये सब इतना फ्री में नेट मिला लोगों को, तो जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ क्या था, ऑनलाइन, अगर हम किसी कोचिंग की बात करें तो बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग के ऑप्शंस उनको मिल गए, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। साथ साथ थ्रेट भी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब हज़ार इतने सारा कोचिंग के ऑप्शन है, तो कहाँ से स्टडी करें। तो वो हमारे लिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोला, तो उनके लिए थ्रेट हो गया, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट एक साथ आती है, क्योंकि हम मार्केट में अकेले नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में अकेले हैं और आपका कोई कंपटीशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, तो हमें उस तरह से जो है सर्वाइव करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे को क्या क्या अच्छी चीज़ें मार्केट से मिली है, ठीक है, कहाँ पे हमारा अच्छा है। जैसे कुछ चीज़ आपके लिए अच्छी है, जैसे इंडिया में जैसे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, तो बाहर की कंपनीज़ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किस टर्म में मिलती है, एक तो यहाँ का कंज्यूमर मार्केट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे यंग लोग बहुत सारे इंडिया में। तो बाहर की कोई कंपनी है, उसको इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में डालेंगे तो बिकेगा। दूसरा फ़ायदा, यहाँ पे जनता इतनी ज़्यादा है, तो लेबर फोर्स उनको बहुत सस्ती मिल जाएगी। अगर यहाँ के कुछ लॉज अगर अच्छे हैं, मतलब उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब कहाँ पे हमें एक अच्छा स्कोप दिख रहा है जिसमें हमारे को बेनिफिट होगा, ठीक है, हम अपने कॉम्पिटिटिव से किस तरह से एडवांटेजेस में क्या हमें बेनिफिट मिला हुआ है, तो हमारा अपॉर्चुनिटीज में आ जाएगा। थ्रेट्स मतलब क्या हमें जो है ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंच सकता है, खतरा किससे है, तो वो स्टडी करना, वो हो जाएगा इसमें थ्रेट। तो यही चार चीजें इसमें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। Next point of fixation of objective. The process of planning begin with establishment of objective, which is a, तो जब भी आप प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेटअप करना होगा, एंड देन एस्टैब्लिश इंडिविजुअल गोल फॉर सबऑर्डिनेट। तो पहले हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल एस्टैब्लिश करना होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल मान लीजिए 4,000 करोड़ है, तो ये 4,000 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा होगा, हर ब्रांच का, हर स्टाफ का एक एक टारगेट होगा जिसको हम सबऑर्डिनेट गोल बोल रहे हैं, और वो अचीव हो जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अपना भी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका प्लानिंग, प्रमाइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। सो प्लानिंग प्रेमाइसिस क्या होता है, यहाँ पे प्रेमाइसिस की डेफिनेशन दी है, द प्लानिंग प्रिंसिपल दैट सर्व एज द बेसिक फॉर एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के जो प्रिंसिपल है, प्लानिंग के जो हम प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लानिंग के लिए, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को प्रेमाइसिस बोला गया। तो प्रेमाइसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ वेरिएबल, जैसे हमारा पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्लाइमेट कैसा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल कितना महंगा मिल रहा है, वेजेस कितने मिल रहे हैं उनकी कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट की क्या पॉलिसी है, लेबर कितने अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी या बाकी की कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग प्रोमाइसिस में आ जाएगा। द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट, तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, तो वो सब चीज़ें बताई गई है। अ, इसमें बोला है कि द गैदरिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना, ठीक है, गोल्स को एस्टैब्लिश करना, ये आपके गोल है। बाकी कुछ और अगर एक्शन प्लान है तो उसको रेडी करना, और अल्टरनेट प्लान, अगर मेन प्लान के अलावा आपके पास कोई दूसरा भी अल्टरनेट प्लान अवेलेबल है तो उसको सेलेक्ट करना, और जो प्लान है उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना। तो ये सारी चीज़ें आपके प्लानिंग में जो है आ जाएंगी।
तो यहाँ पे एक फोरकास्ट की बात की है, तो फोरकास्ट आपको यहाँ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे एक टॉपिक हमारा है फोरकास्टिंग, तो इसको हम तभी देखेंगे। शॉर्ट में हम देखते हैं, फोरकास्ट रेफर्स टू मेकिंग ए प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। तो फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, इधर अबाउट व्हाट विल हैपन और अबाउट व्हाट विल नॉट हैपन। क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी को स्टडी करना, वही होता है हमारा फोरकास्ट। और फोरकास्ट जो हमने प्रिडिक्शन की विल नॉट ऑलवेज बी ट्रू, ऐसा नहीं कि हमने जो फोरकास्ट किया हमेशा वो सच होगा, बट विल समटाइम्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटकम्स, लेकिन कभी कभार ये आपको सही आउटकम्स भी दे देता है। और इसके साथ इसमें और क्या बोला गया है कि इस सब में प्रेमाइसिस प्लानिंग, इस सब में हम और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एंटिसिपेशन लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में लोगों का कितना इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन कितना आप वॉल्यूम प्रोड्यूस करोगे, कितने खर्चे होने वाले हैं, ठीक है, और कितने में बेचेंगे, लेबर कितने की अवेलेबल होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से इमर्ज हो रही है, कितना फंड आपके पास अवेलेबल, तो ये सारी चीज़ें उसमें स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब evaluating the various possible course of action which shall help the achievement of organization's goal is done। तो इसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को आपको स्टडी करना होगा, ताकि आप समझ सके कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है, तो उनको हम स्टडी करें कि कौन सा सबसे फ्रूटफुल और सबसे ईजिली अचीवेबल होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपको इवेल्यूशन करना होगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है। जैसे हम लोग दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार हमें 10 कपड़े दिखाता है, तो उसमें से हमें सबसे अच्छा लगता है कि हाँ ये क्वालिटी अच्छी, रेट अच्छा, तब हम डिसाइड करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन को देखेगा और उसमें से जो बेस्ट प्लान उसको लगेगा, जो इजिली अचीवेबल भी और फ्रूटफुल भी रहेगा, तो उसको सेलेक्ट करेगा। क्रिटेरिया फॉर इवेलेटिंग अल्टरनेट, तो यहाँ पे बोला है कि जैसे आप अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, तो किस हिसाब से आप लोग सोचते हैं। अगर हम दुकान में कपड़े लेने जा रहे हैं तो 10 में से आप एक कपड़ा सेलेक्ट करते हो, तो किस हिसाब से वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए गर्मी है तो आपको कॉटन का ड्रेस चाहिए, वो थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है, और आपकी फिटिंग का भी होना चाहिए, तो ये सारे फैक्टर्स आप देखते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग के लिए चीज़ें देख रहे हो, तो आप अपना इवोल्यूशन अलग अलग अल्टरनेट में ढूंढ रहे हो, तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला कॉस्ट, ठीक है, दूसरा है मार्केट कितना है, मतलब कॉस्ट कितना है आपके प्रोडक्ट का, कितना आपका प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को उस स्टेज पे बोलते हैं जहां पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। एक दुकानदार ने 10,000 से दुकान खोली, पहले दिन 5,000 का कमाई हुआ, दूसरे दिन 5,000 का, तो 2 दिन में उसका पैसा रिकवर हो गया। फर्स्ट डे का प्रॉफिट 5,000, दूसरे दिन का 5,000, तो 2 दिन में उसके 10,000 रिकवर हो गए, तो इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 2 डेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट उस स्टेज को बोलते हैं जिस स्टेज पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि जैसे ही 2 दिन क्रॉस होगा, जैसे ही 2 दिन का एंड हुआ, तो उसने बोला कि 10,000 मैंने लगाया और मेरे को 10,000 की कमाई होगी, तो उस स्टेज पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो उसी को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी अपना ब्रेक इवन पॉइंट स्टडी करना होता है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, कितना टाइम उसके पास अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। सेलेक्टिंग द अल्टरनेट, तो उसके पास कई सारे अलग अलग अल्टरनेट अवेलेबल है, और उसमें से वो क्या करेगी, उसको पिकअप करना है जो करंट सर्कमस्टांस के हिसाब से, जो उसको लगता है कि हाँ ये अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। और तो वो क्या हो सकता है, द मैनी अल्टरनेट फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेरियस पॉसिबल पाथ ऑफ एक्शंस। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जो अल्टरनेट है उसमें से जो मेन अल्टरनेट है उसको सेलेक्ट करने की जो है कोशिश इसमें करेंगे। तो हम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसके अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, ताकि जो है हम समझ सके कि क्या डिसीजन हमारे लिए ठीक है। एनालिसिस ईच एंड एवरी पॉइंट, हर लेवल पे हर पॉइंट को हमें एनालिसिस और स्टडी करना होगा, ताकि हम जो है एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को समझ सकें। इट ऑल्सो फोरकास्ट व्हाट विल अकर इन फ्यूचर विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट एवरी लेवल ऑफ प्रोसेस। फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, उसको लेके भी हमें पहले से फोरकास्टिंग करनी होती है। इवोल्यूशन इज डन, तो आप इवोल्यूशन कर रहे हैं अपनी, 10 आपके पास टेक्नोलॉजी है, 10 आपके पास सॉरी अल्टरनेट है, उसमें से आपको बेस्ट लेना है। तो आज भी आजकल कई सारे इवोल्यूशन के मेथड्स, कई सारे टेक्निक और कई सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे आपका प्लानिंग पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इवोल्यूशन आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें होगी। फिर फाइनल स्टेज आ जाएगा फाइनलाइजिंग ऑफ प्लान, तो अब आपको अपने प्लान को फाइनलाइज करना है। तो फाइनल फेज ऑफ दिस डेवलप प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो अब आपको जो जो भी आपने प्लान किया उसको आपको फाइनलाइज करना है कि ये वाला प्लान आपका फाइनल हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ों को देखा जाएगा, व्हाट आर नेसेसरी स्टेप्स, क्या स्टेप लेने, हाउ हु एग्जैक्टली इज गोइंग टू अंडरटेक द वर्क, कौन इस काम को करेगा, हाउ मच लॉन्गर विल इट, काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वेयर एग्जैक्टली विल, तो सारी चीज़ें जिसकी बात की गई कहाँ पे उसको एग्जीक्यूट की जाएगी, हाउ एग्जैक्टली विल द वर्क विल कंप्लीट, कैसे एग्जैक्टली कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनल जो है आपके एक्शन प्लान में ली जाएगी। ये आपका प्लान को लेकर जो है कंप्लीट इसमें हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटीजेंसी प्लानिंग, ये भी एक नंबर का पूछ सकता है। कंटीजेंसी प्लानिंग होता है आपका प्लान बी, ठीक है, जैसे आपने कहीं जाना है तो आपने प्लान ए बनाया,
कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग प्लान बी बनाएंगे, तो वही होता है आपका कंटीजेंसी प्लानिंग। इट इज डिफाइंड एज अल्टरनेट प्लान दैट कैन पुट इनटू इफेक्ट इफ सर्टेन की इवेंट्स डू नॉट अकर एज। तो जैसा हमने एक्सपेक्टेशन किया उस हिसाब से काम नहीं करेगा, तो जो दूसरा हम काम करेंगे, जो दूसरे काम को हम एक्शन पे लाएंगे, तो वो हमारा होता है कंटीजेंसी प्लानिंग। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एक्ट ऑफ डिजाइनिंग टू असिस्ट द कंपनी टू रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट दैट मे। तो कोई इवेंट होता है तो उसके रिस्पॉन्ड में हम जो काम करते हैं तो उसी को हम कंटीजेंसी प्लानिंग बोलते हैं। Contingency planning begin with identifications of both beneficial and unfavorable events that, तो जिससे आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो उचित अच्छे से काम नहीं कर पाई, तभी आप अपने कंटीजेंसी प्लान को लाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, अपना ट्रिगर पॉइंट हमें देखना होगा। एस्टिमेटिंग व्हेन कंटीजेंसी इवेंट्स विल लाइकली टू अकर, तो कंटीजेंसी इवेंट्स कब हो सकता है। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच कंटीजेंसी इवेंट, तो जो भी आपने कंटीजेंसी इवेंट जो भी आपने लिया तो उसका बाद में इम्पैक्ट क्या होगा उसको आपको असेस करना होता है। पोटेंशियल बेनिफिट या हार्म, तो कोई भी इवेंट हुआ उससे आपको क्या बेनिफिट या हार्म पहुंच सकता है उसको एस्टिमेट करना। अल्टरनेट प्लान को डेवलप करना, और फिर अपना इस बात को इंश्योर करना कि जो भी आपने कंपेटेबल कंटीजेंसी प्लान बनाया है तो वो आपके जो अभी की करंट की जो स्ट्रैटेजी है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो उसके साथ कॉम्पिटेबल मतलब मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड फॉर पोटेंशियल रिस्क। इसमें बोला है कि जब भी आप कोई अपना बैकअप प्लान बना रहे हैं, एक तरह से कंटीजेंसी प्लानिंग एक टाइप का बैकअप प्लान ही आप बोल सकते हैं। यू नीड टू कीप दिस इन्फॉर्मेशन इन माइंड, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटीजेंसी प्लानिंग टू फंक्शन प्रॉपरली, तो कोई भी वर्क प्लेस सेटिंग है वहाँ पे अच्छे से काम करना चाहिए। वेदर देर इज पीपल फिजिकली प्रेजेंट, पीपल वर्किंग रिमोटली और कॉम्बिनेशन, तो भले लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या रिमोटली मतलब जैसे कोई सिस्टम के थ्रू वहाँ पे काम किया जा रहा है, किसी भी तरीके से हो, दोनों ही केसेस में ये काम अच्छे से करना चाहिए। इट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट कंटीजेंसी प्लान इज एडिक्वेट फॉर इंटेंडेड यूज, तो ये बात को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जब भी आप कंटीजेंसी प्लान को इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी टाइप का रिस्क या कोई फेलियर इसमें ना हो। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड, तो जो भी आपको रिस्क हो सकते हैं पोटेंशियल रिस्क, तो उनके लिए आप ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कर सकते हैं। कोई ट्रिगर पॉइंट, लैंडस्केप, या फिर आपका फीडबैक क्या है उसका ओवरव्यू आप देखेंगे, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देंगे, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देंगे और टाइम लिमिट में जो है इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये दो टॉपिक है, पहले हम लोग फोरकास्टिंग को पढ़ेंगे। आई थिंक 2 पेज में आपका फोरकास्टिंग दिया है, 2-3 पेज में, और फिर आपका लास्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहले फोरकास्टिंग से शुरू करते हैं। फोरकास्टिंग क्या है, फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्शन करना। बहुत से पंडित रहते हैं ना, बाबा, कई बार तो वो आपका हाथ देख के, आपकी कुंडली देख के आपको फोरकास्ट करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसी तरह से जो है कंपनी भी अपनी फोरकास्टिंग करती है, और मतलब जनरली कंपनी किस हिसाब से फोरकास्ट करती है, जैसे आप कोई मान लीजिए शेयर ले रहे हैं किसी कंपनी का, तो आप क्या करते हैं जब से कंपनी बनी है जनरली, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी ऐप आ गई कि वहां से आप देख के पता कर सकते हैं कि कहाँ पे शेयर का क्या ट्रेंड चला, तो काफ़ी आइडिया में उससे भी लग जाता है। बट अगर आप कहीं पे भी किसी भी शेयर में कहीं पे भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप उसकी फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो मतलब आप पुराने ट्रेंड से भी जो है काफ़ी फोरकास्ट कर सकते हैं। तो कोई कंपनी जो बहुत अच्छी थी तो उसको लेकर आप आगे क्या फोकस करेंगे कि और उसी तरह से ग्रो करेगा। जैसे किसी कंपनी ने पहले साल 10% का प्रॉफिट अर्न किया, दूसरे साल 20%, तो आप उसको लेके क्या फोकस करेंगे कि हाँ भी अगले साल 30% करेगी। उसके बदले दूसरी कंपनी जो पहले साल 20% का लॉस हुआ, दूसरे साल उसको 10% का लॉस हुआ, तो तीसरे साल उसको आप क्या बोलेंगे, आप उसको ये तो नहीं बोल सकते कि इसको भी 20% का प्रॉफिट होगा, नहीं, वो 2 साल से लॉस मेकिंग है तो उसकी फोरकास्ट क्या है कि इस साल शायद वो 5% का लॉस करे। ठीक है, तो फोरकास्टिंग हम पुराने डेटा के हिसाब से करते हैं, तो वही चीज़ इसमें लिखी है। तो प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग, तो फ्यूचर हमें जानना है, जो भी हमें पास से एविडेंस मिले हैं या प्रेजेंट से, प्रेजेंट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी एविडेंस है, या पास में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वही हमारा फोरकास्टिंग होता है। और टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, कितने टाइप की फोरकास्टिंग होती है। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, ठीक है, 3 से लेके 5 साल तक के लिए आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि 3 से 5 साल में ऐसा हो जाएगा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होगी। इसके फायदे क्या हैं, इससे आप अपने असेट्स मैनेजमेंट को बेटर वे में इम्प्रूव कर पा रहे हैं, और सिस्टमेटिक वे में लिवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैश रिजर्व आप लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करोगे, तो जो आपकी अर्निंग है वो भी इसमें बढ़ जाती है। क्या इसके कुछ नुकसान है, यस। अनप्रेडिक्टेबल नेचर, तो हमने मान लीजिए 3 से 5 साल के लिए कुछ अच्छा प्रेडिक्ट करके रखा था लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हुआ, इकोनॉमी उस हिसाब से काम नहीं कर रही, या हिस्टोरिकल नॉलेज का एब्सेंस, मतलब प्रॉपर पास डेटा आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, या कोई टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ गई, तो ये सारा जो है उसका डिसएडवांटेजेस इसमें हो जाएगा। ऐसे हमारा आता है मीडियम टर्म फोरकास्टिंग फॉर डिसीजन रिलेटेडली माइनर स्ट्रैटेजी, तो जो आप छोटे टाइम के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं
ठीक है, मीडियम टर्म के लिए तो वो इसमें आपका आ जाएगा। इसमें टाइमिंग ऐसा नहीं बताया, बट लॉन्ग टर्म आपका 3 to 5 ईयर्स है, तो डेफिनेटली 3 साल से या 1 से 3 साल आप बोल सकते हैं, 1 to 3 ईयर्स। शॉर्ट टर्म जनरली विद इन ए ईयर, 1 साल तक का जो पीरियड होता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल लिखा है लेस देन 1 ईयर, तो 1 साल से कम टाइम का जो रहेगा तो उसको आप शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, या फ्रॉम 1 to 6 मंथ, यानी 1 से लेके 6 मंथ या 1 साल तक, लेस देन 1 ईयर, तो वो आपका शॉर्ट टर्म आ जाएगा। मीडियम टर्म 1 साल से लेके 3 साल तक, लॉन्ग टर्म 3 साल से 5 साल तक। ठीक है, तो मीडियम टर्म में हम 1 से 3 साल तक की जो है अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम तक के प्लान को जनरली शॉर्ट टर्म बोला जाता है, और इसका ड्यूरेशन 1 to 6 मंथ तक का भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के कुछ फायदा और नुकसान की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसके फायदे हैं, रिड्यूस नीड फॉर बोथ टाइम एंड मनी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा और जो है टाइम कम हमें लगाना पड़ेगा, कम टाइम में इसको पूरा करना पड़ेगा, और करंट अभी कंपनी की स्टेटस क्या है उसका भी हमें पता लग जाता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। और टेक्नोलॉजी हैज़ ए वेरी हाई स्टार्टिंग प्राइस टैग ड्यू टू कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में इसके लिए आपको काफ़ी हाई इसमें पे करना पड़ेगा। द पेबल अकाउंट और रिसीबल अकाउंट आर बोथ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो शॉर्ट टर्म में आपका कोई पेबल अकाउंट है, मतलब पैसा आपको पे करना है, या रिसीबल अकाउंट है, तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना शॉर्ट टर्म में। और ये सब जो है इसके कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पे हो गए। फोरकास्टिंग की जो है प्रोसेस किस तरीके से काम करती है, तो कुछ स्टेजेस में जो है फोरकास्टिंग पूरी की जाएगी। पहला, आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग द स्ट्रक्चर फैक्टर अफेक्टिंग। तो जो भी आपके फ्यूचर के जो भी फैक्टर्स जो भी होंगे तो उसको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इन्यूमरेबल चीजें हैं और कई सारे फैक्टर्स आपके फ्यूचर में हो सकते हैं। तो मैनेजर एंड फोरकास्टर शुड देयरफॉर आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी फैक्टर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी करना होगा, ठीक है। और सेकेंड इसका आता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपने क्या किया, अपना ग्राउंड एक तरह से प्रिपेयर कर लिया, अब आप उसमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी उस बेस में अलग अलग आप उसमें एस्टिमेट लगा रहे हैं, और अगले स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, आगे की जो है फ्यूचर की प्रोडिक्शंस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोरकास्टिंग। तो इसमें हम स्टैटिकल और अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम अलग अलग स्टैटिक्स और टेक्निक के इस्तेमाल से फ्यूचर की प्रोडिक्शंस में करेंगे। और काफ़ी जो एक्सपीरियंस आपके मैनेजमेंट के जो एक्सपीरियंस है उनका पार्टिसिपेशन से एक अच्छा आपका फोरकास्ट अच्छी क्वालिटी का आप कर सकते हैं। तीसरा बोले एनालिसिस ऑफ डेविएशन इन प्रीवियस फोरकास्ट। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले भी हमने कुछ फोरकास्ट की थी तो उसमें क्या डेविएशन हुआ, मान लीजिए हमने फोरकास्ट की हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ लेकिन सिर्फ 5 करोड़ का हुआ, तो ये डेविएशन हो गया। तो उस डेविएशन को स्टडी किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मार्केट में कुछ फैक्टर्स था, क्या लोगों की डिमांड कम थी। हाँ, अगर डिमांड कम थी तो इस फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे जब हम एक नया फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने पुराने फोरकास्ट का डेविएशन समझना होगा कि पहले जो हमने प्रेडिक्शंस की उसमें क्या डेविएशन था और उसका रीजन क्या था। जैसे हमारी सेल्स कम होगी तो सेल्स कम क्यों, क्योंकि लोग इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसी को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप एक नया जो है फोरकास्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। यही 3 चीज़ें आपके फोरकास्टिंग में हो जाएंगी। पहले हमें अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, फिर उसकी उस स्ट्रक्चर के आधार पे स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं आप, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी करके। फिर स्ट्रक्चर के बाद आप क्या करेंगे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस को प्रेडिक्ट करेंगे। कई सारे मॉडल स्टैटिकल और अदर अदर टेक्निक का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस जो लोग हैं आपके मैनेजमेंट में तो उनकी हेल्प से आप अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग अच्छी क्वालिटी की कर पाएंगे। तीसरा, एनालिसिस ऑफ डेविएशंस। आपने पहले भी कोई फोरकास्टिंग की, उसमें कोई डेविएशंस हुआ, डेविएशन मतलब आपने जो फोरकास्ट किया और कितना डिफरेंस आया। जैसे हमने 10 करोड़ की सेल की फोरकास्ट की थी लेकिन सिर्फ 5 ही करोड़ अचीव कर पाए, तो जो 5 करोड़ कम हम अचीव कर पाए इसका रीजन क्या है, मार्केट में डिमांड कम होगी। तो इस फैक्टर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब भी हम नई फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके फोरकास्टिंग में हो गई। लास्ट आपका टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो क्या है ये, किस तरीके से जो है काम करता है। एक्चुअल सिलेक्शन ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग। तो आपको जैसे दुकान में आपने 10 ड्रेसेस देखी, ठीक है, 10 ड्रेसेस, कोई कॉटन का कोई दूसरा, उसमें से आपने एक ड्रेस सेलेक्ट किया। तो जो आपने एक ड्रेस सेलेक्ट किया ये आपने डिसीजन मेकिंग किया, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी डिसीजन मेकिंग है। तो कई सारे आपके पास सेवरल अल्टरनेटिव है और उसमें से आपने किसी एक को सेलेक्ट किया, वो हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शंस। तो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट कन्फाइंड टू प्लानिंग बट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग स्टेज में हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और भी जो स्टेज होते हैं हमारे मैनेजमेंट में, हर जगह पे हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। डिसीजन मेकिंग को जनरली जो है प्लानिंग का पार्ट माना जाता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे पास कई सारे अल्टरनेट है, उसमें से हम एक को जो है सेलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग को प्लानिंग वाले पार्ट में कंसिडर किया जाता है।
नेक्स्ट हेडिंग है हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस डिसीजन रिक्वायर्ड टू टेकन इन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इक्वल। तो अलग अलग जो डिसीजन लिए जा रहे हैं सभी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रैटेजी को लेकर अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज है वो टॉप मैनेजमेंट में बना सकते हैं, लेकिन जो आपके मिडल या लो लेवल के जो मैनेजमेंट है वो रूटीन मैटर्स, जो रूटीन डेली वर्क है, तो उसको लेके वो डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स। तो जो टॉप मैनेजमेंट में होंगे, अच्छी पोस्ट में होंगे, तो बड़ी बड़ी पॉलिसीज या ब्रॉड वे में जो डिसीजन लेंगे, और जो मिडल और लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होंगे वो डिसीजन लेंगे रूटीन या डेली मैटर्स को लेके। तो वही हो गया आपका हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकर्स बाय ग्रुप। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप को बोला जाता है कि आप डिसीजन लो। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, 5 जज होते हैं, तो वहां पे उनको डिसीजन लेना होता है फैक्ट्स के आधार पे, तो वही एक तरीके का ग्रुप के द्वारा डिसीजन मेकर इसमें हो गया। whenever a group of people make decision, जब एक ग्रुप के लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, द प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव कम्पेयर टू। तो अकेला कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेगा बेटर है कि 4-5 लोग एक बड़ा ग्रुप लेंगे तो उसको ज़्यादा बेटर माना जाता है। और क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या है वो अपने हिसाब से जितना उसका नॉलेज है, अपना फैक्ट है, तो उसको कंसिडर करेगा, लेकिन उसी के बदले अगर एक ग्रुप उसको देख रहा है तो वो एक बेनिफिशियल माना जाता है। फायदे क्या है ग्रुप डिसीजन के और नुकसान के। तो ग्रुप डिसीजन मतलब कोई डिसीजन लेना है एक से ज्यादा लोगों के द्वारा, एक ग्रुप जो है किसी चीज को लेकर डिसाइड कर रहा है। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्स के आधार पे, तो वो एक टाइप का ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो गया। तो एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप आपका डिसीजन में क्या है, इसके फायदे। तो इसमें जो है थॉरो एवेल्यूशन, तो एवेल्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि ग्रुप में कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई सारे अल्टरनेटिव को जो है स्टडी किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन इज ईजियर। तो जैसे अकेला अगर आप है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो अकेला आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ड्रेस है, लेकिन आप अपने मम्मी को लेके गए, साथ में अपने दोस्त को लेके गए, अपने भाई को लेके गए, तो 3 लोग में से आपको बता देंगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो आपको डिसीजन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डिसीजन का जो इम्प्लीमेंटेशन है ईजी हो जाता है। तीसरा इनहांस टीम स्पिरिट। तो एक टीम मिलके काम कर रही है तो टीम स्पिरिट की जो भावना उसको बढ़ावा मिलता है, मोटिवेशन जो है वो भी इसमें मिलता है। तो ये 3 हमारे फायदे हो गए। क्या कुछ नुकसान है? यस, नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान? मान लीजिए मम्मी बोल रही है ये ड्रेस ले लो, भाई बोल रहा है नहीं ये ले लो, दोस्त बोल रहा है वो ले लो, तो आप तो उनको अपने साथ इसलिए लाए थे ताकि वो आपकी मदद करे, लेकिन कई बार क्या होता है किसी को कुछ पसंद आ रहा था, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, और बदले में आप कुछ भी लेके नहीं आते, खाली हाथ आपको दुकान से वापस आना पड़ता है, तो वो उसका डिसएडवांटेजेस हो गया। एक तो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कंसल्टेंसी के लिए, ग्रुप, तो उनको आप अगर कुछ पेमेंट दे रहे हैं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया, दोस्त लोग या मम्मी आपसे पैसे नहीं लेंगे कि हम आपको डिसीजन दे रहे हैं तो आप हमें पैसा दो, पर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब कई सारे कंसल्टेंसी लोगों का वो इस्तेमाल कर रही है उनके एक्सपीरियंस के आधार पे, तो वो अपनी फीस चार्ज करेंगे, तो इसीलिए काफ़ी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिसएग्रीमेंट एंड इनडिसीजन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए डिसीजन मेकर में 5 लोग हैं, एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है, तो सब अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है, ब्लेम गेम कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके का इशू इसमें आ रहा है और इससे कोई डिसीजन निकल के नहीं आता, तो दूसरा लॉस इसका ये हो गया। तीसरा नो नो पार्टिसिपेशन ऑफ डोमिनेशन। तो कई बार डिसीजन मेकर में क्या होता है एक मेंबर पूरी की पूरी जो बाकी के जो लोग होते हैं उनको क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि एक पर्सन जो सबको डोमिनेट कर रहा है तो बाकी की बात ही नहीं सुनेगा, बाकी को बोलने ही नहीं देगा, तो यानी नो पार्टिसिपेशन। तो उस केस में क्या हुआ कि एक ही बंदा डोमिनेट कर रहा है और सिर्फ उसी के हिसाब से डिसीजन लिए गए और बाकी का पार्टिसिपेशन नहीं हो गया। इफ वन ग्रुप मेंबर इज ऑफ डोमिनेटिंग नेचर, द व्यू ऑफ अदर डू नॉट गेट रिफ्लेक्ट इन द रिजल्ट। तो बाकियों के क्या व्यूज है वो पता नहीं लग पाते। तो ये 3 जो है इसके नुकसान इसमें हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस कंडीशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो क्या क्या कंडीशंस जो है डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है। तो जनरली इसमें बोला है कि जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो कंडीशन अलग अलग हो सकती है, और सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी टाइम के हिसाब से अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे कंडीशन कुछ है, किसी और सेम ऑर्गेनाइजेशन का टाइम खराब चल रहा है तो उसके लिए कंडीशन कुछ है। तो कंडीशन टाइम टू टाइम वेरी करती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करती है। जनरली इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया, सर्टेनिटी, दूसरा रिस्क और तीसरा अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या? इफ डिसीजन मेकर नो एक्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर डिसीजन मेकर बिल्कुल श्योर है कि हाँ ये लेना बिल्कुल बेस्ट है, ये डिसीजन बेस्ट है, तो ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। और मतलब वो फ्यूचर के जो आउटकम है उसको बहुत प्रेशसली, बहुत सही तरह से जो है प्रेडिक्ट कर पा रहा है। अनसर्टेनिटी बिल्कुल इसका उल्टा है, जिसमें वो बिल्कुल उसको डाउट है, उसको मालूम नहीं क्या होगा, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है, तो उसका अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकर की फीलिंग है, उसको लगता है कि हाँ वो सर्टेन है या उसको लगता है कि अनसर्टेन है, तो ये इसमें हो जाएगा। और लिखा है कि जो कोई पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत अच्छे से जो है सर्टेनिटी बोल दे तो ये कंडीशन बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलती है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी मान लीजिए एप्पल, गूगल, तो वो अपने लिए सर्टेन करके बोल सकते हैं कि हाँ अगले साल भी हम 10 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अर्न करेंगे,
ठीक है, बट सभी कंपनीज नहीं बोल सकते, तो सर्टेनिटी की सिचुएशन बहुत ही कम और रेयर केसेस में देखने को मिलती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकर है उसको फील होता है कि जो भी उसने डिसीजन लिए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होंगे, वो उसको लेके जैसे कहते हैं ना, मैं बहुत अनसर्टेन हूँ कि क्या है इसका रिजल्ट है, तो मतलब उसको मालूम नहीं है डिसीजन मेकर को कि ये इसका रिजल्ट किस तरह से रहेगा। और ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी हो गया। एक आपका था रिस्क, वैन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ओनली पार्शली और इज इनसफिशिएंट टू एस्टिमेट द आउटकम। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत ही अधूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उस केस में काफी रिस्क इसमें आ जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें, सर्टेनिटी मतलब जो डिसीजन मेकर है वो श्योर है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा रियल में तो बहुत ही कम कंपनीज में देखने को मिलता है। रिस्क मतलब जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके आधार पर आप डिसीजन लेंगे, तो वो बहुत ही कम, आधी अधूरी या बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में जो आपने डिसीजन लिया तो उसमें काफी रिस्की इसमें होगा। तीसरा आता है अनसर्टेनिटी, जब जो डिसीजन मेकर है उसको मालूम नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वो बिल्कुल सर्टेन नहीं है उस चीज को लेके, तो वो अनसर्टेनिटी इसमें हो गया। एक लास्ट टॉपिक और है इसी के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है, और अगर हम एक अच्छे डिसीजन मेकिंग की बात करें ना, इफेक्टिवनेस, तो कितना अच्छे से डिसीजन मेकिंग काम करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छे क्वालिटी का आपके पास डेटा है, कितने अच्छे से आपने उसके एनालिसिस की है, कितना अच्छे से आपका जजमेंटल स्किल्स है, और एक्सपीरियंस क्या है डिसीजन मेकर्स का। तो ये मेन फैक्टर्स है कि कितनी अच्छी, जैसे आप जो डिसीजन ले रहे हैं तो आपको जो डेटा दिया गया वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। क्या कोई गलत शलत डेटा के हिसाब से अगर डिसीजन लिया गया तो गलत ही होगा। आपने कितने अच्छे से उसकी एनालिसिस की है, आप जजमेंट स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, और जो एक्सपीरियंस है डिसीजन लेने वाले का एक्सपीरियंस कितना है, तो ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करता है आपके डिसीजन मेकिंग की सक्सेस पे। ठीक है, कितना वो इफेक्टिव होगा, ये फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जनरली जो कि डिसीजन मेकर्स फॉलो करते हैं, तो इससे उनकी प्रोबेबिलिटी, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है उनकी बात करेंगे। तो जनरली तीन तरह के प्रिंसिपल है। एक है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। तो ये तीन क्वेश्चन आपको, ये तीन प्रिंसिपल आपको पूछ सकते हैं, ये डिसीजन मेकर के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, इसका क्या मतलब हुआ। Correct identification of issue involved goes a long way is arrived at a better decision. It is important to aware of exact problem. जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या सिम्टम्स है, जैसे आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग का फीलिंग हो रहा है, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम आप सही तरह से बताएंगे। जब आप सही तरह से, जितना सही तरह से प्रॉब्लम बताएंगे उतने अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, वही इसमें बोला हुआ है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू इन्वॉल्व गोज ए लॉन्ग वे इन अराइविंग। तो अगर आप सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट इशू को आपको समझना होगा। इट इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ एग्जैक्ट प्रॉब्लम। तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझना होगा। आफ्टर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड, द वर्क ऑफ डिसीजन मेकर बिकम ईजी। अगर आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताई है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग आप सही तरह से जो है डिसीजन ले पाएंगे। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। वेन एवर ए डिसीजन इज बेस्ड ऑन एविडेंस, तो जब भी एविडेंस मतलब जो आपके पास फैक्ट्स, जो चीजें अवेलेबल है, जो जो प्रूफ आपको दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हैं, इट इज लाइकली टू बेटर कंपेयर टू डिसीजन टेकन ऑन डिटेल्स विच आर नॉट। तो जो चीजें एविडेंस के हिसाब से, आपके पास कुछ एविडेंस और उसके हिसाब से आपने जो डिसीजन लिया है उसको बेटर माना जाएगा एज कम्पेयर टू बिना एविडेंस के लिया गया डिसीजन। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। दो कोर्ट केस है, एक में जो वकील है उसने, मतलब जो जज है उसने डिसीजन सुनाया बहुत सारे एविडेंस देख के, और दूसरे केस में उसने खुद से ही शक्ल देख के बोल दिया कि हाँ ये चोर है, या ये इसने चोरी की है। तो यानी जो एविडेंस के हिसाब से जो डिसीजन लिया जाता है वो बेटर है एज कम्पेयर टू बिना एविडेंस वाला। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन करनी चाहिए, तभी हम उसको लेकर डिसीजन ले पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। इन a decision making progress, it is important to consider with an open mind the viewpoint of all the people। तो जितने भी लोग इन्वॉल्व है तो सबके व्यू को सुनना पड़ेगा बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन। गांव में भी ऐसे होता है ना कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो पहले सुनी जाती है बातें कि क्या बातें। कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पे सुनी जाएगी सभी, सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, सभी वकील क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सबूत है, तो सब देखा जाएगा। तो बोल रहे हैं जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, मतलब आप पहले से कोई बायस, मतलब किसी एक की तरफ भेदभाव इस तरह से नहीं रखना, और सभी के व्यूज पॉइंट सुनना और फिर एक फाइनल डिसीजन लेना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिसीजन मेकिंग के लिए काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन सिंपल है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस मतलब एविडेंस के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बिना एविडेंस वाला डिसीजन। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, यानी हमें अपना माइंड ओपन माइंड होकर चलना चाहिए जब भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं। हमें सभी के, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी के व्यू पॉइंट को सुनना चाहिए। इसके साथ आपका लेटर समअप इसमें आ गया। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको चलिए शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से शुरू किया था, देखिए यहाँ से। इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। हमारे इंटरनल जो रिसोर्स है, असेट है, उन सबका स्टडी किया जाएगा। फिजिकल रिसोर्स क्या है, प्लांट, मशीनरी,
फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा कहाँ कहाँ से अवेलेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और आपकी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे कॉन्टैक्ट्स, आपका नेटवर्क किस तरह से, आपके इंटेंजिबल असेट जैसे आपकी ब्रांड इमेज, गुडविल, रेपुटेशन, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। इंटरनल इन्वॉल्वमेंट एनालिसिस का मतलब ये एक टूल है जिससे आप अपने जो कंपनी के ऑपरेशंस, इंटरनल आपकी गाइडेंस, मिशन, उन सबको जो है अच्छे वे में स्टडी कर पाते हैं। इंटरनल एनालिसिस के तीन टूल है, गैप एनालिसिस, स्ट्रैटेजी और स्वॉट। गैप एनालिसिस का क्या मतलब है? इट इज अ टूल फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट दैट गिव ऑर्गेनाइजेशन द एबिलिटी टू एनालाइज एंड, तो जो आपका जो आपकी परफॉर्मेंस में जो डेफिशिएंसीज हो रही है, जो इंटरनल वीकनेस हो रही है, तो उन सबको स्टडी किया जाता है इसकी हेल्प से। और इस टूल की इस्तेमाल तभी किया जाता है जब इंटरनल वीकनेस या परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिलती है। और इट इज़ ईजियर टू कम विद सीरीज ऑफ स्टेप्स, तो कई सारे आपके साथ साथ सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको करने हैं ताकि जो गैप बना है अलग अलग सिनेरियोज के बीच में, जब भी आप कोई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग अलग सिनेरियोज में जो गैप है उसको आप समझ सकें। सेकेंड है स्ट्रैटेजी एवोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि अब आप इसमें आप स्टडी करेंगे आउटकम्स ब्रॉट बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी प्लान, तो आप कौन सा स्ट्रैटेजी प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इसमें स्ट्रैटेजी एवोल्यूशन में देखा जाएगा। स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का स्टडी किया जाएगा। इसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारा इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमारा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होता है। चारों के बारे में बताया गया। स्ट्रेंथ मतलब आपके बारे में क्या अच्छी चीज़ है, क्या पॉजिटिव चीज़ है। वीकनेस क्या ऐसी चीज़ है जिसको आपको इंप्रूव करना चाहिए, वो वीकनेस होगा। अपॉर्चुनिटीज कहाँ आपके लिए मार्केट में एक अच्छा चांस है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। जैसे बाहर की कोई कंपनीज है, वो इंडिया में इसलिए आ रही है, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि यहाँ पे सस्ती लेबर है, यहाँ पे कंज्यूमर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट बिक भी बहुत आसानी से जाएगा, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट क्या है यहाँ के लिए? थ्रेट मान लीजिए यहाँ के टैक्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, टैक्स लॉस बहुत रिस्ट्रिक्ट है, और इंपोर्टर्स को काफ़ी, मतलब बाहर की कंपनीज को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हो कहीं पे, तो वो उनके लिए थ्रेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रेमाइसिस एंड कंस्ट्रेंट। जो प्लानिंग प्रेमाइसिस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना, जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग प्रेमाइसिस जो है उसके बेसिस का वो काम करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी? एक्ट ऑफ प्लानिंग इज ए प्रोसेस विच इंटेल्स ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी? द प्रेजेंशन दैट एक्शन इज रिक्वायर्ड, द गैदरिंग ऑफ सिग्निफिकेंस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाएगा और उसको लेके फिर प्लानिंग की जाएगी, एनालिसिस की जाएगी, और एक अल्टरनेट प्लान को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट जो है रियल में किया जाएगा। तो इस सारे स्टेप में प्लानिंग की जाती है। फिर फोरकास्ट है, फ्यूचर को लेकर हम इसमें प्रेडिक्शंस करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपके पास और क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शन है उन सबको स्टडी किया जाएगा। और फाइनलाइजिंग द प्लान, ये सब स्टडी करने के बाद आपके पास 10 चीज़ें हैं, तो उसमें से एक को आप सेलेक्ट करते हैं तो वही आपका प्लान फाइनलाइजिंग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कंटीजेंसी प्लानिंग। जो प्लान बी आप लोग बनाते हैं ना, वही कंटीजेंसी प्लानिंग है कि हमें अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लान बी क्या होगा, क्या हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है, तो वही आपका कंटीजेंसी प्लान है। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अगर यूपीएससी नहीं हो जाएगा तो फिर हम लोग बैंकों में चले जाएंगे या कहीं और, तो उन्होंने कई सारे प्लान अपने लिए बना के रखे हैं, तो वही उनका कंटीजेंसी प्लान इसमें हो गया। फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर की प्रोडिक्शंस करना। कितने टाइप की फोरकास्टिंग होती है? तीन तरह की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल की होती है, और मीडियम टर्म आपकी 1 से 3 साल तक की होती है, और शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, इवन 1 to 6 मंथ तक की भी प्लानिंग होती है, वो आपका शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। फोरकास्टिंग में कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं? पहले आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को जो है समझा जाता है, और आपको अपना इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर उन सबको स्टडी किया जाएगा। दूसरा एस्टिमेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो अब आप इसमें देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या लेने वाले हैं। आप इसके लिए स्टैटिकल और बाकी टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके कुछ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में लोग हैं तो उनका पार्टिसिपेशन भी आप ले सकते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस को एस्टिमेट कर सकें। तीसरा एनालिसिस ऑफ डेविएशन, तो पहले भी आपने मान लीजिए कुछ फोकस्ट किया, उसमें कुछ डेविएशन देखने को मिला, तो वो भी आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से आप फिर फोकस्टिंग कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? एक्चुअल सिलेक्शन ऑफ कोर्स, तो जैसे आप दुकान में गए, दुकान वाले ने 10 ड्रेस दिखाया और आपने उसमें से एक ड्रेस को सेलेक्ट किया, तो आपने एक डिसीजन लिया, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव है, उसमें से हमने एक को सेलेक्ट किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग इसमें हो जाएगा। जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग स्टेज में डिसीजन मेकिंग काम करता है, और स्टेजेस में भी रहता है, बट प्लानिंग स्टेज में इसका ज़्यादा रोल रहता है। हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इसमें बोला है कि जैसे टॉप मैनेजमेंट वाले हैं वो डिसीजन लेंगे पॉलिसीज को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, लेकिन जो मिडल या लो मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं तो वो रूटीन मैटर्स को लेके जो है डिसीजन लेंगे। डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप, तो ग्रुप मतलब एक ग्रुप को दे दिया जाएगा कि आप डिसीजन लो, तो इसके कुछ फायदे भी नुकसान भी। फायदे क्या है कि अच्छे से एवेल्यूशन हो जाएगा,
काम काफ़ी आसान है, किसी ग्रुप से हो रहा तो काफ़ी आसान है, और टीम स्पिरिट की जो भावना वो भी बढ़ जाती है। इससे कुछ नुकसान है, टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीला। अगर आपने 10 लोगों को बुलाया तो उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, कंसल्टेशन फी देनी पड़ेगी, तो कॉस्टली हो जाएगा। कई बार डिसीजन को लेके उनकी आपस में ही डिसएग्रीमेंट होता है, किसी को लगता है ये सही है, दूसरे को लगता है ये सही है, तो फाइनल रिजल्ट इसमें कुछ भी नहीं निकल के आता। नॉन पार्टिसिपेशन, कई बार कोई पर्सन ज़्यादा ही डोमिनेट होता है तो बाकी को बोलने ही नहीं देता, जिसकी वजह से जो फाइनल डिसीजन आता है वो सिर्फ उस डोमिनेटिंग पर्सन की थिंकिंग पे ही आता है। तो ये इसके 3 नुकसान इसमें हो गए। कंडीशन क्या है डिसीजन मेकर, तो इसमें 3 चीज़ें बताई गई है। पहला है सर्टेनिटी, रिस्क, और तीसरा अनसर्टेनिटी। तो कई बार हम डिसीजन लेते हैं तो जो डिसीजन मेकर है वो अपने रिजल्ट को लेकर बिल्कुल सर्टेन है कि हाँ ऐसा ही होगा। अनसर्टेन में उसको मालूम नहीं है, बिल्कुल अनश्योर है। रिस्क मतलब जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो जो है जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो पार्शली, मतलब आधी अधूरी या बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जो भी डिसीजन है उसमें काफ़ी रिस्क है कि कितना कारगर होगा। तो ये हमारा रिस्क इसमें हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जनरली जो है डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डेटा है, जो पर्सन डिसीजन ले रहा है उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कितनी अच्छी जजमेंटल स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स क्या है, तो इस पे इम्पैक्ट करता है। बट जनरली कुछ 3 प्रिंसिपल जो है जो डिसीजन मेकर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, सक्सेस की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, यानी हम अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितनी अच्छी तरह से आप अपनी परेशानी बताओगे उतने अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से आपका क्या प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डिफाइन करना है। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, तो एक डिसीजन जो कि एविडेंस के बेसिस पे लिया जाता है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू विदाउट एविडेंस वाला। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, जब भी हम डिसीजन लेंगे हमारा माइंड ओपन होना चाहिए, हमें सभी के व्यू पॉइंट्स को समझना है और फिर जो है डिसीजन लेना चाहिए। इसके साथ आपका लेटर समअप आ गया। क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, द टर्म दैट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर प्लानिंग इज, तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि प्लानिंग को बेटर वे में जो है डिफाइन करती है। इसमें बोला है कि जो मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर प्लानिंग वो क्या है, वो है डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्ट्रेटेजी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को समझना है। प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, प्लानिंग का इवन फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप होता है ना, वो गोल सेटिंग है। हमें अपने गोल को समझना है फिर हम अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। तो ये वही है, गोल को समझना और स्ट्रेटेजीज कि कैसे हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो वही हमारा प्लानिंग का मेन जो है कंसेप्ट है। सेकेंड है द फर्स्ट थिंग यू शुड डू वाइल यू प्लानिंग, तो ये वही आ गया कि जब आप प्लानिंग करने जा रहे हो तो पहला स्टेप क्या है, तो हम किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें गोल सेट करना होगा। तो ये हमारा सबसे पहला काम है, सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ। तीसरा है which aspect of planning is connected to the fact that planners typically have a high level of intellectual because they keep talking about their ability to evaluate their surrounding। वो अपनी जो है सराउंडिंग का एवेल्यूशन करते हैं। फोकास्ट द फ्यूचर, फिर फ्यूचर को फोकास्ट करते हैं। एंड इवेल्यूट ऑल these फैक्टर्स इन रिलेशन टू वैरायटी ऑफ अदर ऑप्शंस इन ऑर्डर टू चूज द मोस्ट सुटेबल वन। तो कई सारे ऑप्शन है, उसमें से वो बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल वर्कआउट, तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये इंटेलेक्चुअल वर्कआउट है। मतलब हमें ऐसा नहीं हमने कुछ भी प्लान किया, हमारे को कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो हमें डिसीजन लेना होता है, कुछ डेटा हमारे पास है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल वर्कआउट के तौर पे काम करता है। इसमें बोला चॉइसेस जो है प्लानिंग का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ प्लानिंग है। और प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग इनटू फ्यूचर, फ्यूचर में देखना ये प्लानिंग। तो ये सब इसमें बोला है। इसमें से सबसे जो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो बोला गया है कि प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो हाई इंटेलेक्चुअल आपको चाहिए, और उसके लिए आपको चीज़ें बताई जाती है और उसके हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें सेलेक्ट करना रहता है। और उस हिसाब से जो एक्ट ऑफ प्लानिंग है वो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्कआउट के तौर पे काम करता है। तो प्लानिंग प्रोसेस सेट द फाउंडेशन, तो प्लानिंग किसका फाउंडेशन, आपकी कंट्रोलिंग का जो है फाउंडेशन सेट करता है। व्हेन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस डज द मोस्ट विजिबल प्लान बिकम द वन दैट कैरिड, तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फिजिबल जो प्लान है वो हम लेते हैं, ठीक है। ऐसा कब किया जाता है, जब आपके पास कई सारे अवेलेबल ऑप्शन है और उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन, आप किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। तो आप फिजिबल प्लान जो है उसमें से एक को जो है लेते हैं, ठीक है। तब आप ऐसा करते हैं जब आपके पास कई सारे अवेलेबल ऑप्शन होते हैं ना। इसमें यही पूछा कि व्हेन एग्जैक्टली, कब आप ऐसा करते हैं कि बहुत ही फिजिबल जो प्लान आपको लगता है उस वाले को आप लोग सेलेक्ट करते हैं, उसी के साथ आप लोग जाते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे अवेलेबल ऑप्शन है, तभी हम लोगों को ऐसा करना होता है कि उसमें से जो सबसे फिजिबल वाला ऑप्शन लगता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलिए इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, और इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।